नमस्ते बालक और बालिकाएं। पहले हमने और चैप्टर का रिवीजन किया था एग्रीकल्चर में। आज हम और खरपतवार 4th चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। खरपतवार वह पौधे होते हैं जो बिना उगाए ही खेत में उग जाते हैं। खरपतवार क्या होते हैं? वह पौधे होते हैं जो बिना उगाए ही खेत में उग जाते हैं। खरपतवार वो पौधे होते हैं जो अनचाहे स्थान पर अनचाहे समय पर उग जाते हैं। खरपतवार क्या होते हैं? वह पौधे होते हैं जो अनचाहे समय पर अनचाहे स्थान पर उग जाते हैं। खरपतवार वह पौधे होते हैं जो बिना किसान की मर्जी के फसल के अंदर उगकर लाभ की अपेक्षा हानि पहुंचाते हैं। मतलब बिना किसान की मर्जी के उग जाएंगे, मतलब खुद कभी भी उग जाते हैं तो उनकी उससे उपज भी कम हो जाती है और हानि होती है। खरपतवार के पितामह जैंथोटूल। खरपतवारों की विशेषता: बीज उत्पादन अधिक होना। खरपतवार में प्रति पौधा बीज संख्या अधिक होने से इनका प्रसार बहुत बढ़ जाता है। मतलब बीज की संख्या अधिक होने से क्या होता है? इनका प्रसार बहुत अधिक बढ़ जाता है। अधिक गहरी जड़ें होना। खरपतवार की जड़ें अधिक गहराई में जाकर पोषक तत्व, नमी अवशोषण फसल से ज़्यादा प्राप्त करके फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब कि अधिक गहरी जड़ें होती है तो फसल की अपेक्षा क्या होता है? खरपतवार नमी अवशोषण कर लेते हैं, पोषक अवशोषण कर लेते हैं मृदा में गहरी जड़ों नीचे तक जाके, है ना। अब है बीज की जीवन क्षमता अधिक। खरपतवारों के बीज की अंकुरण शक्ति फसल के बीजों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए यह मृदा में लंबे समय तक पड़े रहने पर भी अंकुरित हो जाते हैं। क्या होती है इनकी बीजन क्षमता? अंकुरण क्षमता शक्ति फसल की बीजों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए मृदा में लंबे समय तक पड़े रहते हैं फिर भी ये अंकुरित हो जाते हैं। फिर है खरपतवार व फसल के बीज में समानता। कुछ खरपतवारों के बीज रंग आकृति में फसल के बीज के इतने मिलते जुलते होते हैं कि उन्हें अलग कर पाना अधिक मुश्किल हो जाता है। मतलब कि इतने समानता होती है उनमें कि रंग आकृति सब सेम होती है, जिससे उनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बीज पर सुरक्षात्मक आवरण। बहुत से खरपतवार जैसे छत्तानाशी, गोखुआ आदि पर कांटे सख्त बाल होने से पशुओं को खा नहीं पाते हैं। क्या होते हैं? जैसे कुछ खरपतवार पशुओं द्वारा खा लिए जाते हैं, है ना, तो उससे वो नष्ट हो जाए। पर कुछ खरपतवारों के होते हैं कांटे होते हैं, सख्त बाल होते हैं, जिससे वो है ना उनको खा नहीं पाते हैं, उनको नुकसान होता है। वनस्पतिक प्रवर्धन या प्रजनन। खरपतवारों को यदि बीज बनने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए तो वह अपने प्रवर्धन वनस्पति भागों द्वारा कर लेते हैं, जैसे मोथा ट्यूबरस। प्रत्येक प्रकार के मृदा में वृद्धि करना। फिर है प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करना। खरपतवार विभिन्न प्रकार के मृदा में वृद्धि कर लेते हैं, जैसे अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, जलमग्न या बंजर भूमि, सब में ये क्या करते हैं? वृद्धि कर लेते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। बहुत सारे खरपतवार अपने कड़वे स्वाद व एलर्जी प्रभाव के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? कुछ एलर्जी हो जाती है कि इनसे स्पर्श मात्र से, है ना, इसलिए वो विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे गाजर घास, पार्थेनियम गाजर घास से एलर्जी, चर्म रोग, दामा आदि जानलेवा बीमारी हो जाती है। गाजर घास से क्या होता है? एलर्जी, चर्म रोग आदि जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती है। गाजर घास खरपतवार। शीघ्र प्रकीर्णन। खरपतवार के बीज फसलों के बीज की तुलना में हल्के होने के कारण वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं और वहाँ उचित वातावरण मिलने पर शीघ्र प्रकीर्णन हो जाते हैं। खरपतवार क्या होते हैं? बीज फसल के बीज की तुलना में हल्के होने के कारण वायु द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है? वहाँ पे वो वातावरण को अनुकूल करके अपने और शीघ्र प्रकीर्णन और अपनी वृद्धि करते हैं। कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक। खरपतवारों के पौधे कीट रोग आक्रमण सहन करने की क्षमता फसल के से अधिक होती है। मतलब कि कीट रोग प्रतिरोधक का उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फसल खरपतवार प्रतियोगिता। खरपतवारों के बीज की अंकुरण क्षमता फसल के अपेक्षा अधिक होती है। यह फसल से प्रकाश, नमी, पोषक तत्व व स्थान के लिए संघर्ष करते हैं। प्रतिकूल मौसम जलवायु में असमानता। खरपतवार प्रतिकूल मौसम जलवायु से अप्रभावित रहते हैं, किसी भी मौसम में हो जाते हैं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता इनको मौसम से। इसका मतलब खाद उर्वरक की कम आवश्यकता। खरपतवार खाद उर्वरक की कम होने पर भी वृद्धि कर लेते हैं, उनको कोई भी खाद उर्वरक पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता। खरपतवार फसल से तेजी से शीघ्र वृद्धि कर अपने बीजों की परिपक्वता भी कर लेते हैं, जैसे गेहूं सा। जंगली चौलाई के पौधे 60 से 70 दिन में बीज उत्पादन कर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। खरपतवारों का वर्गीकरण। अब है खरपतवारों का वर्गीकरण। अभी पढ़ा था उनके क्या क्या विशेषताएं, अब पढ़ेंगे वर्गीकरण। तो पहला है जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण।
इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला 1 वर्षीय खरपतवार, यह खरपतवार अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या उससे भी कम अवधि में पूरा कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, 1 वर्ष या उससे कम अवधि में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। ये 2 भागों में आते हैं, खरीफ के खरपतवार और रबी के। फिर खरीफ के देखते हैं, ये वर्षा आरंभ के समय उगते हैं, जैसे कि पत्थरचट्टा, जंगली चौलाई, लेसुआ। ये क्या होते हैं, वर्षा के आरंभ में उगते हैं और इसके एग्जाम्पल है पत्थरचट्टा, जंगली चौलाई, लेसुआ। रबी के खरपतवार, ये खरपतवार सितंबर या अक्टूबर माह में उगना आरंभ कर देते हैं और अपना जीवन चक्र अप्रैल तक पूरा कर लेते हैं। ये खरपतवार क्या होते हैं, सितंबर अक्टूबर माह में उगना आरंभ कर देते हैं और अपना जीवन चक्र अप्रैल तक पूरा कर लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कृष्णनील, प्याजी, जंगली जई, बथुआ, गेहूँसा। कृष्णनील, प्याजी, जंगली जई, बथुआ, गेहूँसा, ये किसके खरपतवार है, रबी के। अब है 1 वर्षीय थे ये। अब दूसरा है द्विवर्षीय खरपतवार। ये खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा कर लेते हैं। ये खरपतवार क्या होते हैं, अपने जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा कर लेते हैं। प्रथम वनस्पतिक वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष बीज उत्पादन करते हैं। प्रथम वर्ष क्या करते हैं, वनस्पतिक वृद्धि, और द्वितीय वर्ष बीज उत्पादन करते हैं। इसके एग्जाम्पल है जंगली गाजर और जंगली गोभी। बहुवर्षीय खरपतवार, ये खरपतवार अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा कर लेते हैं। ये एक बार उगकर हर वर्ष अपनी वृद्धि करते रहते हैं। अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा करते हैं। क्या होते हैं, बहुवर्षीय, कई वर्षों में पूरा करते हैं और एक बार उगकर अपनी वृद्धि करते रहते हैं। इनकी वृद्धि राइजोबियम, बल्ब, ट्यूबर आदि वनस्पति भावों द्वारा होती है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, काष्ठिक खरपतवार, शाकीय खरपतवार। काष्ठिक खरपतवार, इसे बहुवर्षीय झाड़ियाँ आती है। क्या आती है, इसमें बहुवर्षीय झाड़ियाँ आती है। इसका एग्जाम्पल है झड़, बेरी। शाकीय खरपतवार, इसमें तने व शाखाएं मुलायम होती है। मोथा, हिरणकुरी, अमरबेल। कौन कौन से, मोथा, हिरणकुरी, अमरबेल। अब पहला था जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। दूसरा है बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। एक बीज पत्री खरपतवार, इन खरपतवारों के बीज 2 भागों में विभक्त नहीं हो सकते। मतलब कि जो एक बीज पत्री होता है ना, उसका बीज 2 भागों में विभक्त नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये खरपतवार में है। अब इसका एग्जाम्पल है मोथा, कांस, दूब घास, प्याजी, गेहूँसा। द्विबीजपत्री खरपतवार, यह खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, जैसे बथुआ, हिरणखुरी, मकोई, सत्यानाशी, जंगली चौलाई। अब है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। निरपेक्ष खरपतवार, इसमें वह खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज को कम कर देते हैं, जैसे कि 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। क्या करते हैं, फसल की उपज को कम कर देते हैं। कृष्णनील, मोथा, हिरणखुरी, गाजर घास, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। सापेक्ष खरपतवार, दूसरा, ये वह खरपतवार होते हैं जो फसल के बीजों में स्वयं उग जाते हैं, उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। ये क्या होते हैं, स्वयं उग जाते हैं उनके फसलों में, जैसे गेहूं के खेत में चना व सरसों, मटर का उगना। नकलची व अनुकारी खरपतवार, इसमें वह खरपतवार आते हैं जो बाह्य आकारिकी में फसल के इतने समान होते हैं कि उन्हें पहचान कर पौधे से अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें नकलची खरपतवार कहते हैं। गेहूं में गेहूँसा और धान में सावा, ये क्या होता है, बिल्कुल गेहूँसा जो गेहूं के बिल्कुल समान होता है, तो उनके अलग कर पाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है अवंचित खरपतवार, जब फसलों के साथ अन्य किस्म का पौधा बिना बोए भी उग जाता है, उसे अवंचित खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं की सोनालिका किस्म में लॉग फर्स्ट का उग जाना। परजीवी खरपतवार, कुछ विशेष खरपतवार फसल विशेष पर परजीवी होते हैं, जैसे कि रिंच के ऊपर, अमरबेल, तंबाकू पर और बनकी। मतलब कि कुछ विशेष क्या होते हैं, परजीवी विशेष होते हैं जो उन पे ही वो होते हैं, खरपतवार उन पे ही बड़े होते हैं। जैसे ब्रंचिके पर अमरबेल होती है, तंबाकू पर और बनकिया। पत्ती की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। अब क्या है, पत्ती की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, इसमें खरपतवारों की पत्ती क्या होती है, चौड़ी होती है, जैसे बथुआ, कृष्णनील, हिरणखुरी, बांसुरी। सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, इस वर्ग में खरपतवार सक्रिय पत्ती वाले होते हैं, जैसे मोथा, दूब घास, जंगली जई, कांस और गेहूँसा। मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण है ना। जलमग्न भूमि के खरपतवार, इसमें वह खरपतवार आते हैं जो पानी में उगते हैं, जलकुंभी और जंगली धान। शुष्क क्षेत्र के खरपतवार, ये खरपतवार ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी रहती है। इन खरपतवारों की जड़ें गहरी, पत्तियाँ कम व मोटी, तने पर कांटे पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल झरबेरी, नागफनी, जवासा आदि। कृषि क्षेत्र के खरपतवार, इस वर्ग में वे सभी खरपतवार आते हैं जो खेत में फसल के साथ फसल की उपज को कम कर देते हैं, जैसे बथुआ, प्याजी, कृष्णनील, जंगली चौलाई, हिरणखुरी।
अकृषि क्षेत्र के खरपतवार, इसमें खरपतवार रेल मार्ग, गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र उगने वाले खरपतवार आते हैं। लेंटाना कैम्ब्रा, गाजर घास और कांस। अब है प्रजनन विधि के आधार पर बीज से उत्पन्न खरपतवार, इसमें खरपतवारों का प्रजनन बीज के माध्यम से होता है, जैसे प्याजी, कृष्णनील, सत्यानाशी, गेहूँसा, जंगली जई। फिर है वनस्पतिक भागों से उत्पन्न होने वाले खरपतवार, इस वर्ग में खरपतवारों का प्रजनन वनस्पतिक भागों के द्वारा होता है, जैसे जड़, तना, राइजोबियम, बल, कंद और पत्ती, दूब, घास और मोथा। बीज में वनस्पतिक भागों से उत्पन्न होने वाले खरपतवार, इसमें खरपतवार वनस्पतिक भाग दोनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब है खरपतवार द्वारा हानियाँ, क्या हानि होती है। फसल में सर्वाधिक हानि अकेले खरपतवार 30 से 35% खरपतवार द्वारा ही होती है। फसल में सर्वाधिक हानि अकेले ही खरपतवार कर लेता है, 30 से 35%, ठीक है। खरपतवार फसल के पौधे के साथ भोजन, जल, स्थान आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये खरपतवार फसल की उपज कम करने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी कम कर दे। ये खरपतवार फसलों की तो उपज तो कम करते ही हैं, उनकी गुणवत्ता भी कम कर देते हैं, ठीक है। फसल उत्पादन पर प्रभाव, अब क्या क्या हानियाँ होती है उसके पॉइंट देखते हैं। फसल उत्पादन पर प्रभाव, खरपतवार फसल की उपज को कम करने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी कम कर देते हैं। जैसे सरसों में सत्यानाशी के बीज मिलने पर तेल में दुर्गंध आती है, जो कि जहरीला प्रभाव डालती है। ये क्या हो गया, इसके उत्पादन भी कम हो रहा है और उसकी उपज भी, उत्पादन भी कम दे रहा है और उसकी गुणवत्ता भी कम हो रही है। रोग हो जाता है, इसके जहरीले जो प्रभाव पड़ता है उससे क्या रोग होता है, ड्रॉपिस। पशुधन उत्पादन व मात्रा गुणवत्ता में कमी, कुछ खरपतवार पशुओं के द्वारा खा लेने पर उनके उत्पाद पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जंगली जई, जंगली लेसुआ पशुओं के द्वारा खा लेने पर दूध में दुर्गंध आती है, व उसके बने उत्पाद भी खराब हो जाते हैं। मतलब कि उसमें दूध में दुर्गंध आएगी और उससे बने हुए उसमें पशु बीमार हो जाएगा और ऐसे, ठीक है। मृदा नमी में कमी, खरपतवार फसलों की नमी को अवशोषित कर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, उनकी नमी को अवशोषित करके क्या करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। भूमि के मूल्य में कमी, जिन मृदाओं में खरपतवार अधिक पाए जाते हैं उस मृदा की उत्पादक क्षमता भी गिरावट आ जाती है, जिससे उपज भी कम मिलती है और उसका भूमि का मूल्य भी घट जाता है। क्या होता है, जैसे किसी खेत है उसमें खरपतवार अधिक पाए जाते हैं तो उत्पादन क्षमता भी कमी होगी, गिरावट आ जाएगी, उपज भी कम होगी और उस भूमि का मूल्य भी घट जाएगा, कि वहाँ पे फसल तो उत्पादन होती नहीं है तो उसका मूल्य भी घट जाएगा। खरपतवार कीट रोगों को शरण देते हैं, खरपतवार क्या करते हैं, कीट रोगों को शरण देकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर है सिंचाई जल में हानि, खरपतवार नहर, तालाब, सिंचाई जल में उगकर पानी के बहाव को अवरोध पैदा करते हैं तथा यह मृदा से जल को अवशोषित कर लेते हैं। खरपतवार मनुष्य के लिए घातक होते हैं, कुछ खरपतवार मनुष्य के लिए इतने घातक होते हैं कि इनके प्रभाव से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। सरसों में सत्यानाशी के बीज मिलने तथा गाजर घास के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य की त्वचा में जलन, खुजली होना लग जाती है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी घातक प्रभाव डालते हैं। फिर है पशु स्वास्थ्य के लिए घातक, चारागाह व चारों की फसलों के साथ उगने या उत्पन्न होने वाले खरपतवारों का पशुओं स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बरू घास के कल्ले फूटने अवस्था पर पशुओं द्वारा खा लेने पर पशुओं पर जहरीला प्रभाव पड़ता है। किसान के जीवन स्तर पर प्रभाव, खरपतवार ग्रस्त भूमि पर किसान खरपतवार नियंत्रण हेतु कई तरीके उपयोग करता है, जैसे कि यंत्र, मशीन, शाकनाशी, दवाइयाँ आदि की व्यवस्था करने पर बहुत खर्चा होता है, जिस उनके जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवारों से हानियाँ पड़ी थी, अब पढ़ेंगे खरपतवारों से लाभ। मृदा संरक्षण में सहायक होता है, कुछ खरपतवार मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं क्योंकि यह खरपतवार की जड़ें मृदा कणों को आपस में बांधे रखती है। मतलब कुछ खरपतवार क्या होते हैं, जैसे संरक्षण में सहायता करते हैं, वो उगे रहते हैं, जिनकी जड़ें गहरी होती है तो वो क्या करती है, मृदा कणों को आपस में बांधे रखती है। चारे के रूप में प्रयोग, विभिन्न खरपतवार जैसे दूब, घास, बथुआ, सेंजी आदि को पौष्टिक चारे के रूप में पशु को प्राप्त होते हैं। कुछ पौष्टिक चारे के रूप में होते हैं और कुछ है ना क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं पशुओं के लिए। खरपतवारों को औषधि महत्व, आयुर्वेद में अनेक खरपतवार चिकित्सा प्रयोग में मिलते हैं। इनका उपयोग से अनेक रोगों का उपचार की दवाएं बनाई जाती है। मतलब कि आयुर्वेद में भी कई खरपतवार काम में लिए जाते हैं औषधि रूप में। मृदा सुधार हेतु, कई दलहनी खरपतवारों में जड़ जीवाणु ग्रंथियां जो मृदा में नाइट्रोजन संग्रहण करते हैं।
इससे मृदा की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। जैसे सेंजी सत्यानाशी से सारे मृदा का सुधार किया जाता है। कुछ खरपतवार क्या होता है, मृदा सुधार में भी काम होते हैं। फिर है सजावट के रूप में खरपतवार, जैसे लैंटाना कैमरा का उपयोग सड़क किनारे बगीचों में सजावट के रूप में भी किया जाता है। जैविक कीट रोग में नियंत्रण, कुछ खरपतवारों का जैविक कीट रोग में नियंत्रण प्रयोग में किया जाने लगा है। जैसे हुल के तेज तीक्ष्ण प्रभाव से कीटों को दूर किया जा सकता है। जैविक कीट नियंत्रण में भी करते हैं खरपतवारों को। अब खरपतवारों का विस्तार, बीज द्वारा विस्तार। बीज द्वारा कैसे होता है, वायु द्वारा। कई खरपतवारों के बीज हल्के व कमजोर होने के कारण वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, इनका वो विस्तार हो जाता है वायु द्वारा। कुछ हल्के होते हैं बहुत, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जल द्वारा, जलीय खरपतवारों के बीज व पौधे वनस्पति भागों से द्वारा खरपतवारों का विस्तार होता है। जैसे जलकुंभी जल में रहती है तो उसके द्वारा उसका विस्तार हो जाता है जल में ही। पशु व चिड़ियाओं द्वारा, कई खरपतवारों के बीज पशु व पक्षी द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। फिर वही बीज उनकी विष्ठा या बीट द्वारा नए स्थान पर जाकर उगा दिए जाते हैं। मतलब कुछ खरपतवार क्या होते हैं, पशुओं द्वारा ग्रहण कर लिए उनके बीज, फिर दूसरी जगह जाकर वो अपना मलमूत्र विष्ठा या बीट वीट कर देते, तो उनसे वो खरपतवार के बीज वहाँ पहुँच गए, तो ऐसे विस्तार हो जाता है। मानव द्वारा, जब कोई मनुष्य किसान किसी खरपतवारग्रस्त भूमि क्षेत्र से गुजरता है तो उनके वस्त्रों पर खरपतवार के बीज चिपक कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे कि कोई मनुष्य है, वो खरपतवारग्रस्त भूमि से जा रहा है तो उसके कपड़ों पर या ऐसे चिपक जाते हैं ना, पैर वैर में ऐसे, तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इससे भी विस्तार हो सकता है। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, पहला है खरपतवार की प्रकृति। खरपतवार की प्रकृति के अनुसार खरपतवारों को नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे रेगिस्तानी खरपतवार के लिए खेत में पानी भर दो। जलमग्न भूमि में खरपतवारों को भूमि सूखा कर दो। मतलब जैसे रेगिस्तानी भूमि है तो उनको सूखे की आदत है, तो वहाँ पे क्या कर दो, पानी भर दो, जिससे वो नमी ज़्यादा हो जाएगी तो वो मर जाएंगे। अब जैसे जलमग्न भूमि है जिसमें जो जलीय खरपतवार है, जो जल में ज़्यादा पानी में उगते हैं, उनमें क्या कर दो, सूखा कर दो, जिससे वो पानी नहीं मिल पाएगा, वो मर जाएंगे। खरपतवारों का जीवन चक्र। एक वर्षीय खरपतवारों को फूल आने व बीज से पूर्व ही नष्ट कर देना चाहिए, या खरपतवारों को अंकुरण होते ही जुताई कर नष्ट कर देना चाहिए। मतलब जुताई करके नष्ट कर देना चाहिए। शुष्कता का ज्ञान, कुछ खरपतवार शुष्कता लंबे समय तक रहती है, तब उनको नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। खरपतवारों की सहनशीलता। 2,4-D का प्रयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, सकरी पत्ती वाले नहीं। 2,4-D जो होता है ना, खरपतवारों नाशी होता है, जो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में ही किया जाता है। 2,4-D की फुल फॉर्म डाइक्लोरोफेनॉक्सिक एसिडिक एसिड। 2,4-D का प्रयोग दलहनी तिलहनी फसलों में नहीं किया जा सकता। जनन विधि का ज्ञान। कुछ खरपतवार जो बीज के द्वारा ही प्रजनन करते हैं, जैसे कि जंगली चौलाई, ज्वार, कृष्णनील, सत्यानाशी, प्याजी। इन पौधों को यदि बीज बनने से पूर्व ही नष्ट कर दिया जाए तो रोकथाम संभव है। मतलब कुछ बीज द्वारा ही प्रजनन करते हैं, तो उनको बीज बनने से पहले ही सबको नष्ट कर दिया जाए तो वो प्रजनन नहीं करेंगे तो और नहीं होंगे ऐसे। फिर उन्नत सस्य क्रिया द्वारा खरपतवार नियंत्रण। अब उन्नत सस्य क्रिया द्वारा कैसे नियंत्रण करते हैं, फसल चक्र। कुछ खरपतवार फसल विशेष होते हैं। यदि किसी खेत में लगातार एक ही फसल उगाई जाए तो उस खरपतवारों के बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। मतलब क्या होता है, यदि कुछ खरपतवार क्या होते हैं, फसल विशेष होते हैं। जैसे गेहूं में गेहूं सा, तो ये फसल विशेष ही होते हैं, है ना, तो वो उसी फसल में लगेंगे, दूसरी किसी फसल में नहीं लगेंगे। तो यदि खेत में लगातार एक ही फसल उगाई जा रही है तो फसल खरपतवारों के बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। एक ही फसल उगा रहे हैं और एक ही खरपतवार लग रहा है तो उससे क्या होगा, और खरपतवार बढ़ जाएंगे। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। मृदा जल संबंध। फसल को उसकी मृदा व जल संबंध के आधार पर उगाना चाहिए, जिससे खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिल सके। मृदा उर्वरकता। पोषक तत्व से युक्त मृदा में खरपतवार व फसल दोनों ही वृद्धि करते हैं। यदि खरपतवारों को एक बार नष्ट कर दिया जाए और फसल को बढ़ने दिया जाए तो मृदा में वृद्धि करने वाले खरपतवार फसल की वृद्धि को रोक देते हैं। मृदा पीएच। कुछ खरपतवार अम्लीय तो कुछ खरपतवार क्षारीय मृदा में उगाने की क्षमता रखते हैं। बुआई से पूर्व ऐसी मृदाओं को बुझा हुआ चूना या जिप्सम द्वारा उपचारित मृदा सुधार किया जा सकता है। मतलब कि उसमें खरपतवार अम्लीय क्षारीय किसी में भी उग जाते हैं ना, तो इसलिए ऐसी मृदाओं को क्या करना चाहिए, बुआई से पहले बुझा हुआ चूना या जिप्सम का उपयोग करके उनको सुधारना चाहिए।
अब खरपतवारों की भौतिक व यांत्रिक नियंत्रण कैसे करते हैं, भौतिक व यांत्रिक नियंत्रण, ठीक है। खरपतवारों को कैसे करते हैं, अब पहला देखो इसमें हाथ से उखाड़ना, छोटे क्षेत्रों में खरपतवारों को निकालने की ये उत्तम विधि है। छोटे क्षेत्रों में क्या करते हैं, खरपतवारों को निकालने की क्या है, ये उत्तम विधि है। जैसे कि नर्सरी, इस विधि में समय अधिक लगता है, इसमें 1 वर्षीय खरपतवारों को समाप्त किया जा सकता है। मतलब छोटे क्षेत्रों में क्या करेंगे, हाथ से उखाड़ देंगे, अब बड़े क्षेत्र में हाथ से थोड़ी उखाड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए छोटे क्षेत्रों में वो उपयोग की जा सकती है। निराई करना, यदि इस विधि में गृह वाटिका और नर्सरी जैसे छोटे क्षेत्रों में खुरपी द्वारा खरपतवार निकाला जाता है, ठीक है। फिर गुड़ाई करना, इस विधि में खुदाली, फावड़ा, हैरो या कल्टीवेटर का प्रयोग करके खरपतवार में निकालने में किया जाता है। फिर कर्षण क्रियाएं, चौथा, सभी प्रकार के खेतों में खरपतवारों को कर्षण क्रिया द्वारा लगभग नष्ट किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य खरपतवारों को नष्ट करना ही है। जलाना, यह विधि बंजर भूमि, अकृषि क्षेत्रफल आदि के खरपतवारों को नष्ट करने में काम में ली जाती है। मतलब कि बंजर भूमि और अकृषि जहाँ खेती नहीं हो रही, वहाँ क्या करते हैं, खेत में आग लगा दो, जिससे क्या होता है, जला दो, जिससे कि खेत के सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और वहाँ पे सिर्फ वो, फिर उसके बाद में खेती कर लो अच्छे से। तो ये भी कर सकते हैं। पानी भरना, ऐसे स्थान जहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध होता है, वहाँ इस विधि को बहुवर्षीय खरपतवारों को नियंत्रण करने में काम में लिया जाता है। मतलब कि जहाँ पे बहुवर्षीय खरपतवारों को नियंत्रण करने में काम में लिया जाता है। इसमें पलवार का उद्देश्य भूमि को इस प्रकार ढक देना जिससे कि वायु का प्रवेश अवरुद्ध हो जाए, जिससे खरपतवार को अंकुरण को रोका जा सके। मतलब क्या हो, वायु का प्रवेश अवरोध हो जाए और खरपतवारों के अंकुरण को रोका जा सके। मृदा सौरीकरण, इस विधि में गर्मियों के दिनों में खेत में नमी कर खेतों को पारदर्शी प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है, जिससे प्लास्टिक के नीचे का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिससे खरपतवार अंकुरण अवरुद्ध हो जाता है। मतलब कि क्या होता है, गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, प्लास्टिक पारदर्शी थैली से ढक दो खेत को, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है, जिससे खरपतवारों का अंकुरण अवरुद्ध हो जाता है। अब है रासायनिक नियंत्रण। रसायनों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद शुरू हुआ, जब 2,4-D MCPA का प्रयोग या अस्तित्व में आया। परिभाषा, शाकनाशी रसायन, वह रसायन पदार्थ जो खरपतवारों को नष्ट करने में या उनकी बढ़वार को रोकने में सहायक होते हैं, शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। वह रसायन जो होते हैं, क्या होते हैं, खरपतवारों को नष्ट करने में या उनके बढ़वार को रोकने में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकनाशी रसायन। शाकनाशियों का वर्गीकरण, वर्णात्मक, अवर्णात्मक शाकनाशी, मृदा सक्रिय, प्रति सक्रिय शाकनाशी, संपर्क व स्थानांतरण शाकनाशी, मृदा जीवाणु नाशक व मृदा धूमक नाशक शाकनाशी। अब वर्णात्मक और अवर्णात्मक, पहला पढ़ेंगे वर्णात्मक। यह शाकनाशी किसी जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करते हैं, इसके अतिरिक्त किसी अन्य पौधों को हानि नहीं पहुंचाते। किसी जाति विशेष के पौधों को ही क्या करते हैं, ये नष्ट करते हैं। जैसे 2,4-D का प्रयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है, गेहूं को नहीं, है ना, और किसी खरपतवारों को नष्ट नहीं करते हैं वो, ऐसे। अवर्णात्मक शाकनाशी, इन शाकनाशियों का प्रयोग बंजर भूमि, उद्योग क्षेत्र, सड़क व नहर के किनारे उगाए बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है, जैसे डाइकोट, पैराकोट और ग्लाइफोसेट। यह अवर्णात्मक शाकनाशी में आते हैं। अब मृदा सक्रिय और प्रति सक्रिय शाकनाशी। मृदा सक्रिय शाकनाशी, इन रसायनों का प्रयोग फसल बुआई से पूर्व या खरपतवारों की अंकुरण अवस्था में मृदा में मिलाकर किया जाता है। मतलब कि इन शाकनाशियों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व खरपतवारों की अंकुरण अवस्था में मृदा में मिलाकर किया जाता है। इसका प्रभाव मृदा में 4 से 6 सप्ताह तक बना रहता है। एंट्राजीन, एलाक्वाट, पेंडामेथिलीन और क्यूलोफॉर्मेलिन, ये होता है मृदा सक्रिय। अब है पत्र सक्रिय। इन रसायनों का प्रयोग सीधे पौधे पर पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है। पत्र सक्रिय में क्या होता है, सीधे पर्णीय छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। 2,4-D आइसोप्रोटोरॉन और पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट। फिर है संपर्क शाकनाशी व स्थानांतरण शाकनाशी। पहला संपर्क शाकनाशी, यह शाकनाशी रसायन उसी ही भाग को प्रभावित करते हैं जो इनके संपर्क में आते हैं, अतः इसका प्रयोग खरपतवारों के सभी भागों पर करें। पैराक्वाट और
डाइकोट। स्थानांतरण शाकनाशी, इस शाकनाशी का प्रयोग पौधे के किसी एक भाग पर किया जाए तो ये अपना प्रभाव पूरे पौधे पर छोड़ देता है। मतलब क्या होता है, किसी एक भाग पर किया जाए तो ये अपना प्रभाव पूरे पौधे पर छोड़ देता है और संपर्क शाकनाशी जो उनके संपर्क में आएगा उसको ही नुकसान पहुंचाएगा। 2,4-D इसका एग्जाम्पल 2,4-D आइसोप्रोटेरॉन और ग्लाइफोसेट। मृदा जीवाणुनाशक व मृदा धूमकनाशक। मृदा जीवाणुनाशक ये मृदा में वनस्पति के साथ साथ मृदा के सभी जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, मृदा में वनस्पति के साथ साथ मृदा के सभी जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं। इसका प्रभाव मृदा में 4 से 24 माह तक रहता है। इसके एग्जाम्पल है सीमेजीन, एंट्राजीन, डाईयूरोन। ठीक है। फिर मृदा धूमक शाकनाशी, इन शाकनाशी का प्रयोग गैस या वाष्प के रूप में मृदा में किया जाता है। इनका प्रभाव 1 माह तक रहता है। इनका प्रयोग क्या होता है, गैस या वाष्प के रूप में मृदा में किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल है कार्बन डाइसल्फाइड और मिथाइलिन ब्रोमाइड। शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने का समय। अब क्या होता है, ये जो शाकनाशी अपन ने पढ़े इनका समय क्या क्या होता है। बुआई रोपाई से पूर्व खेतों को भली भांति जुताई कर खेतों को बुरबुरा कर इन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग बीज बुआई या रोपाई से पहले मृदा में मिलाकर कर लेते हैं। क्या करते हैं, खेतों में भली भांति जुताई कर लेते हैं, मृदा को बुरबुरा करके इन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग बीज बुआई या रोपाई से पहले मृदा में मिलाकर कर लेते हैं। जुताई कर लेंगे, बुरबुरी हो जाएगी मिट्टी, है ना, और बुआई से पहले कर लेंगे इनका शाकनाशियों का प्रयोग। तो कैसे, उदाहरण दलहनी तिलहनी फसलों में फ्यूक्लोरोलिन 1 kg प्रति 1000 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। बुआई के बाद अंकुरण से पहले इसमें बुआई के तुरंत बाद फसल व खरपतवारों के अंकुरण से पहले शाकनाशी प्रयोग का प्रयोग करते हैं। बुआई के तुरंत बाद क्या करते हैं इसमें तो, और फसल व खरपतवार के अंकुरण से पहले शाकनाशियों का प्रयोग कर लेते हैं। दलहनी तिलहनी फसलों में पेंडामेथिलिन 0.75 1 kg प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व और ज्वार बाजरा मक्का में 0.5 kg प्रति हेक्टेयर एंट्राजीन का प्रयोग करते हैं। अंकुरण के बाद इस विधि में शाकनाशियों का प्रयोग फसल व खरपतवार दानों के उगने के बाद किया जाता है। क्या करते हैं इसमें, फसल व खरपतवारों को दानों को अंकुरण होने के बाद करते हैं। गेहूं में आइसोप्रोटोन बुआई के 30 से 35 दिन बाद 600 से 800 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेबाई का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग खड़ी फसलों में आखिरी निराई गुड़ाई के बाद करते हैं। इसका क्या करते हैं, इसका प्रयोग खड़ी फसलों में आखिरी निराई गुड़ाई के बाद करते हैं। गेहूं में की फसलों में 2,4-D का प्रयोग। अब है रासायनिक विधियों से खरपतवार नियंत्रण के क्या लाभ हो सकते हैं। वर्षा ऋतु में लगातार 1 या 2-3 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता, तब इन रसायनों को प्रयोग किया जा सकता है। मतलब वर्षा ऋतु में निराई गुड़ाई पाना संभव नहीं होता, तब इन रसायनों को प्रयोग कर सकते हैं। फिर है शाकनाशी प्रयोग से बहुवर्षीय व काष्ठिक खरपतवारों को नष्ट करने में किया जा सकता है। जैसे बहुवर्षीय और काष्ठिक खरपतवार होते हैं ना, इनको नष्ट किया जा सकता है। ये सामान्य विधि से नहीं जाते हैं। जिन क्षेत्रों में मृदा कटाव अधिक होता है वहाँ रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में कटाव अधिक होता है उनमें रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है इसमें। असमतल खेत में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। रासायनिक विधियों की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं होती हैं इनकी। किसान को शाकनाशी रसायन का प्रयोग व प्रभाव की जानकारी ना होना। मतलब क्या, किसान को शाकनाशी रसायन का प्रयोग व प्रभाव की जानकारी नहीं होती है आजकल के किसान को, क्योंकि ये तो नई आधुनिक विधि है ना। किसान द्वारा मिश्रित शस्य उत्पादन अपनाने में बाधा आती है। मिश्रित और शस्य उत्पादन में ना ये शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने में बाधा आती है। फिर है मृदा फसलों पर होने वाले दुष्प्रभाव के कारण शाकनाशी रसायनों के प्रयोग में कमियां आ रही है। फिर है हमारे देश में जलवायु भूमि वनस्पति की विभिन्नता होने से एक ही प्रकार के शाकनाशी का प्रयोग संभव नहीं है। मतलब क्या होता है, हमारे देश में जलवायु और ये विभिन्नता रहती है, कभी भी कुछ बरसात हो जाती है, कभी भी मौसम बदल जाता है, जिससे भी शाकनाशी रसायन का प्रयोग संभव नहीं है। अब है खरपतवारों का जैविक नियंत्रण कैसे करें। खरपतवारों का जैविक नियंत्रण परजीवी, परभक्षी तथा रोगाणु वह क्रियाएं जो दूसरे जीव के संख्या या घनत्व को उस औसत तक कम कर देना जो वह
अनुपस्थित में रहे। मतलब कि परजीवी और परभक्षी द्वारा क्या करते हैं, खरपतवार नष्ट कर देते हैं, वो इसमें आएंगी। जैविक नियंत्रण का उद्देश्य खरपतवारों की संख्या को परजीवियों की सहायता से इस सीमा तक कम करना जिससे उसमें होने वाली हानियों को रोका जा सके। मतलब कि परजीवियों की सहायता से उस सीमा तक कम करना जिससे उसमें हानि होए, वो उसको रोका जा सके। खरपतवारों के प्राकृतिक कीट शत्रु लेपिडोप्टेरा, हेमियोप्टेरा, डिप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, हाइनोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा। अभिकर्ता के गुण, मेजबान को छोड़कर अन्य पौधे पर उत्कर्ष ना होना, कि मेजबान जिसको खा रहे हैं, जिससे वो खून चूस रहे हैं, वो उससे कर किसी अन्य पौधे पर नहीं होते हैं। इनका गुण तीव्र होना चाहिए। कम समय में अधिक से अधिक खरपतवारों को ख़त्म कर देना चाहिए। नए स्थान पर शीघ्र जम जाना चाहिए। नए स्थानों पर क्या शीघ्र जम जाने चाहिए। अब है जैव नियंत्रण की सफलता के उदाहरण। लेंटाना कैमरा, जैव अभिकर्ता क्रोसोडोसीमा लेंटाना, ठीक है। फिर पार्थेनियम जाइग्रोग्रामा बाइक्लोरोटा। थैंक यू।